यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है हम किसके केस में स्टडी करेंगे? प्लांट्स के केस में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis. What is photosynthesis? Photo means light and synthesis means to prepare. To prepare the food in the presence of light, that is photosynthesis. So यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाती है? अच्छा, डेफिनेशन से पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो क्या है कि प्लांट्स जो हैं उनको बाहर से क्या चाहिए? सिंपल सब्सटेंसेस। तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्या चाहिए? सनलाइट। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो हैं प्लांट को जो चाहिए फूड बनाने के लिए वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये इसको एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए। और क्या चाहिए? सनलाइट। और इसके पास अपना क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जिसमें कि क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे 4 मेन थिंग्स हैं जो प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए चाहिए। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं मेन? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ें आपने नहीं भूलनी है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स प्लांट को चाहिए होते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट यूज़ करता है तो उसके लिए उसको कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए? 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन चलेगा तो ये किसकी प्रेजेंस में चल रहा है? ये रिएक्शन सारा सनलाइट के प्रेजेंस में। तो और सनलाइट को कौन ट्रैप कर रहा है? कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स होगा। ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अब जो बनेगा वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। और ये सिंपल है तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। और क्या बनेगा यहाँ पे? C6H12O6। ये हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम दूसरा क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है यहाँ पे ये ग्लूकोज। और यहाँ पे जब जैसे ही सनलाइट पड़ेगी क्लोरोफिल में तो यहाँ पे वाटर की क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। तो कितने मॉलिक्यूल्स? 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। और वाटर भी रिलीज होता है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन बनती है फोटोसिंथेसिस की? What is photosynthesis? It is a process in which the plant prepare their food in the presence of sunlight from simple inorganic substances.
It is the process in which the plant prepare their food in the presence of sunlight from simple inorganic substances. तो यहाँ पे simple organic substances क्या है? ये हमारे क्या आ गए? simple inorganic substances. और ये हमारा क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फूड बन जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये हमने डिस्कस भी कर लिया, यहाँ लिख भी लेते हैं। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Events during photosynthesis. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी by chlorophyll. Absorption of light energy by chlorophyll. सेकेंड आ जाएगा, अब क्या होगा? लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस में स्प्लिट हो जाएगा? स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल into hydrogen and oxygen. थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी किस में रिडक्शन हो जाएगी? ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा? ग्लूकोज। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई है, क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिडक्शन किस में हो गई है? वो किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज बनाने में लग गया है। तो ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई है वो कहाँ से निकलती है? यहाँ वाटर से। ये जो वाटर है इसकी जब स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, लाइट एनर्जी जब लाइट पड़ती है तो स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है किसमें स्प्लिट हो जाता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये जो ऑक्सीजन ये लिबरेट हुआ है वो कहाँ से? वाटर मॉलिक्यूल से। So these are the important steps during photosynthesis. कुछ एक प्लांट्स हैं जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस। तो वो क्या करता है? ये सारे के सारे जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस हैं वो एकदम नहीं हो जाते हैं, ये धीरे धीरे होते हैं। और डेजर्ट प्लांट में तो क्या होता है कि ये डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस जो है, रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और मॉर्निंग में जब लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है क्लोरोफिल, उस टाइम पे फर्दर रिएक्शंस चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? प्लांट रॉ मटेरियल का यूज़ करके किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रहा है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर रहा है। अब इस ग्लूकोज की ज़रूरत क्या है?
अब प्लांट इसी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेगा और किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, एनर्जी की। तो इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी का यूज़ प्लांट अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए करेगा। तो अगर प्लांट जो है ग्लूकोज को यूज़ कर ले तो वो यूज़ कर ले, अदरवाइज़ अगर एक्सेस में ग्लूकोज है तो वो उस ग्लूकोज को फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो प्लांट्स में जो एनर्जी फूड रिजर्व है, एनर्जी फूड रिजर्व इन केस ऑफ प्लांट्स इज स्टार्च। तो जो ग्लूकोज है किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। तो प्लांट्स के केस में एनर्जी फूड रिजर्व क्या है, स्टार्च। और एनिमल्स के केस में जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, काउ, डॉग्स, इनमें एनर्जी फूड रिजर्व क्या है, ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। तो यहाँ पे एनर्जी फूड रिजर्व क्या है, ग्लाइकोजन। और दूसरा है फैट। ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में। तो एनिमल्स में एनर्जी फूड रिजर्व क्या है, ग्लाइकोजन। एंड प्लांट्स में एनर्जी फूड रिजर्व क्या है, स्टार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। तो लीफ को हम जब ट्रांसवर्स में कट करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे उसका, तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे अपीयर होता है। तो सबसे पहले हम लीफ को बाहर की तरफ से देखते हैं कि ये हमारे पास लीफ है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एक लार्जेस्ट वेन है उसको हम कहते हैं मिडरिब। ये सेंट्रल लार्जेस्ट वेन है, इसको हम क्या कहेंगे, मिडरिब। दिस इज मिडरिब। और यहाँ पे जो फर्दर छोटी छोटी और वेन्स अराइजेस होंगे, ब्रांचेस जो अराइजेस होंगे इस मिडरिब से, उसको हम क्या कहेंगे, वेन्स। यहाँ पे हम वेन्स ड्रॉ कर देंगे। दीज आर वेन्स। और फर्दर इन वेन्स से और जो ब्रांचेस निकलेंगे उनको हम कहेंगे वेनलेट्स। तो यहाँ पे ये जो बाकी का सरफेस एरिया है इसको हम कहेंगे लीफ लैमिना। दिस इज लीफ लैमिना। और लीफ लैमिना दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। लीफ लैमिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। अब यहाँ पे हमने ये सेक्शन है लीफ का, इतना सा कट करके हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पे जो मिडरिब है, ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वस्कुलर बंडल्स। तो वस्कुलर बंडल्स जो हैं ये फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स के केस में। तो वस्कुलर बंडल्स यहाँ पे क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है एंड फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम टीएस चेक कर लेते हैं। जब लीफ का हम थोड़ा सा सेक्शन जो है काट के माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाती है, आउटर मोस्ट लेयर जो है कौन सी होती है, एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस दैट इज ऑल्सो कवर्ड विद द थिन लेयर विच इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकल। तो यहाँ पे हम स्टोमेटास बना देंगे, टाइनी स्ट्रक्चर्स स्टोमेटास, और ये एपिडर्मिस। This epidermis that is covered with a thin waxy layer which is called as cuticle. एपिडर्मल सेल्स, वैक्यूल सभी शो कर देंगे हम, और इसके साइड में आपने न्यूक्लियस शो कर देना है। प्लांट सेल में साइड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब यहाँ पर हम इसके नीचे हम मेसोफिल सेल को शो करेंगे। मेसोफिल सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पैलिसेड सेल्स एंड मेसोफिल स्पॉन्जी सेल्स। तो पैलिसेड सेल्स भी होते हैं और दूसरी कौन सी तरह है, स्पॉन्जी सेल्स। पहले हम पैलिसेड सेल्स बनाएंगे तो वो इलोंगेटेड पिलर की तरह दिखते हैं, हमें पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ हल्के से स्पेसेस भी शो कर देंगे हम इनमें। यहाँ पे हम जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट शो करेंगे, जो सेल ऑर्गेनली है क्लोरोप्लास्ट वो शो करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस शो कर देंगे, साथ में यहाँ पे ऑर्गेनली शो करेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो ये डॉट्स बना लेने हैं यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। तो ये मेसोफिल सेल्स जो है मेन साइट होता है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट हम बनाएंगे स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी सेल्स जो होते हैं वो समवट राउंड शेप सेल्स हम बनाएंगे और लूज बनाएंगे। काफ़ी एयर स्पेसेस हम यहाँ पे शो करेंगे, स्पॉन्ज की तरह होते हैं क्योंकि इनमें एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें भी हमने क्लोरोप्लास्ट शो कर देना है। ये क्लोरोप्लास्ट में शो कर दिया, साथ में आप न्यूक्लियस भी शो कर देंगे। एक एक सब सेल्स में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा हो गया सेल। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से हम एपिडर्मिस लेयर बनाएंगे क्योंकि जो लीफ है उसमें अपर एपिडर्मिस भी होती है और लोअर एपिडर्मिस भी होती है। तो अभी हम लोअर एपिडर्मिस शो करेंगे। और जो स्टोमेटास होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पे सबसे ज़्यादा होते हैं। अपर एपिडर्मिस के कंपैरेटिवली लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम 2 स्टोमेटा शो कर लेते हैं। ये हमारी लोअर एपिडर्मिस आ गई। यहाँ पे हम न्यूक्लियस शो कर देंगे। तो
अब इसको हम लेबल कर लेते हैं डायग्राम को। अब डायग्राम को हम लेबल कर लेते हैं। तो अपर मोस्ट लेयर कौन सी है ये, दिस इज वैक्सी क्यूटिकल, थिन वैक्सी क्यूटिकल। तो ये एपिडर्मिस को कवर करती है, दिस इज अपर एपिडर्मिस। और आपने ये स्ट्रेट में लेबल करना है, अगर तिरछा भी लेके जाते हैं तो फर्दर उसको लाइन को आगे जाके स्ट्रेट कर देना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास दीज आर मेसोफिल सेल्स। तो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं ये। पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। इसके बाद जो यहाँ पे ये वाले सेल्स हैं नीचे वाले, राउंड समवट राउंड शेप जो हैं, दीज आर स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हमने राउंड शेप में दिखाए हैं, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। दीज ऑर्गेनेलीज आर क्लोरोप्लास्ट। तो मेसोफिल सेल के अंदर अभी हम क्या शो कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो सेल के अंदर ये एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो ये हमें दिख रहे हैं, दीज आर एयर स्पेसेस। एयर स्पेसेस होने की वजह से स्पॉन्जी सेल्स जो है इनमें एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और तभी ये स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं यहाँ पे, दीज आर एयर स्पेसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ पे ये क्या है, स्टोमेटास। दीज आर स्टोमेटास। और स्टोमेटास दे आर मैक्सिमम इन लोअर एपिडर्मिस एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर स्टोमेटा। एक्चुअली स्टोमेटा में भी जो अंदर की तरफ हमें खाली स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो है स्टोमेटल पोर। और जो बाहर की तरफ गार्ड्स की तरह खड़े हैं, ये जो हमने किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये क्या है, दीज आर गार्ड सेल्स। तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में जो ब्लैंक स्पेस है अंदर, उसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। और स्टोमेटल पोर के अराउंड जो स्ट्रक्चर है वो होते हैं गार्ड सेल्स। तो कलेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं, गार्ड सेल। और स्टोमेटास, स्टोमेटल अपर्चर जो है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटास एक्चुअली हैं क्या, दीज आर स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्टोमेटास। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे ये स्टोमेटल पोर्स हैं, एक हम ओपन टाइप में दिखाएंगे और एक क्लोज टाइप में। यहाँ पे हम बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। एक तरफ आपने पहले सी बना लेना है, फिर उल्टा सी बना लेना है। ये हम सेल्स शो कर देंगे बाहर। यहाँ पे आप न्यूक्लियस
शो करेंगे और उसके अराउंड हमने क्या शो कर देने हैं, क्लोरोप्लास्ट। These are chloroplasts containing chlorophyll. ये है हमारा ओपन स्टोमेटा। दिस इज ओपन स्टोमेटल पोर। और दूसरा अभी हम क्या ड्रॉ करेंगे, क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इलोंगेटेड शो करना है, जिसमें कि हमें लगे कि जो स्टोमेटाज हैं वो कैसे हैं, क्लोज्ड हैं। ये पोर को हम क्लोज कर देंगे। न्यूक्लियस शो कर देना है और क्लोरोप्लास्ट। इसके अराउंड हम सेल्स शो कर देंगे, एपिडर्मल सेल्स। दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। यहाँ पे पोर नहीं दिख रहा है हमें, तो ये कैसा है, क्लोज्ड। दिस इज डायग्राम ए एंड दिस इज बी। तो जो स्टोमेटास हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो लीफ का अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों तरफ स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे, पर लोअर सरफेस में स्टोमेटास ज़्यादा होते हैं अपर सरफेस के कंपैरेटिवली। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अपर सरफेस है वो हर टाइम सन के एक्सपोजर में रहता है, तो वहाँ पे वाटर एलिमिनेशन का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए प्लांट की एडेप्टेशन है कि लोअर सरफेस में जो स्टोमेटास हैं वो ज़्यादा होते हैं और अपर सरफेस में कम होते हैं। और इनका मेन फंक्शन जो है दैट इज़ गैशियस एक्सचेंज। तो मेन इनका फंक्शन क्या है स्टोमेटास का, इनका फंक्शन है दे हेल्प इन गैशियस एक्सचेंज, हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज। हवा को अंदर जाना है, बाहर आना है, तो ये गैशियस एक्सचेंज चलेगा। क्योंकि जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो किसके थ्रू लेगा प्लांट, स्टोमेटास की हेल्प से। सेकंड है हेल्प्स इन एक्सेस रिमूवल ऑफ वाटर। हेल्प्स इन एक्सेस रिमूवल ऑफ वाटर। तो हमने देखा है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी चलती है, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन पुल के टाइम पे क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। तो स्टोमेटास से वाटर की जो है एलिमिनेशन होती है, एक्सेस वाटर जो भी है, इसकी हेल्प से ही, स्टोमेटास की हेल्प से ही ट्रांसपिरेशन पुल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्लांट में कौन कौन से एरिया से होता है, प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज जो है स्टेम भी करती है, रूट भी करती है और लीव्स भी करते हैं। तो तीनों ही स्ट्रक्चर्स जो है प्लांट में वो गैसियस एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होते हैं। कौन कौन से, स्टेम भी, रूट भी और लीव्स तो करते ही करते हैं, क्योंकि लीव्स की अभी हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्टोमेटास जो हैं वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम एंड रूट भी जो है गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होती है, पर काफ़ी कम अमाउंट में। लीव्स में सबसे ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होता है। आपने देखा है स्टेम भी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है,
जब स्पेसिफिकली जब वो यंग होती है। तो स्टेम से भी, रूट से भी गैशियस एक्सचेंज होता है, बट सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? लीव्स से होता है। तो स्टोमेटास हमने बता दिया क्या होते हैं। दीज आर टाइनी स्ट्रक्चर्स, टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द surface of leaves and they are helpful for gaseous exchange and to eliminate excess water from the plant। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं, यहाँ पे लेबल कर लेते हैं पहले हम, ये क्या है? these are guard cells। ये फर्दर वहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा, these are guard cells। सेंटर में ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? क्लोरोप्लास्ट, जिनमें क्या है अंदर? क्लोरोफिल। और ये जो है स्ट्रक्चर हमें अंदर दिख रहा है, दिस इज स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, दिस इज स्टोमेटल पोर। यहाँ पे भी वैसा रहेगा, दीज आर गार्ड सेल्स, दीज आर गार्ड सेल्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा की, दैट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। तो इन गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन है? जो स्टोमेटल पोर है कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, ये किसका फंक्शन है? गार्ड सेल्स का। तो यहाँ पे हम देख लेंगे गार्ड सेल्स हेल्प्स इन ओपनिंग and closing of stomatal pores। तो जैसे हम कहीं एंटर करते हैं और वहाँ पर गेट है, तो गेट जो है वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ की एंट्री को कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो ओपनिंग है स्टोमेटल पोर की या क्लोजिंग है स्टोमेटल पोर्स की, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स जो हैं जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे गार्ड सेल्स ने क्या किया है? वाटर को एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये स्टोमेटा जो है बीच में से स्टोमेटल पोर वो खुल जाएगा। यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स लगती है, खिंचाव होता है गार्ड सेल का बाहर की तरफ। तो जैसे ही गार्ड सेल्स में वाटर एंटर करेगा तो गार्ड सेल्स स्वेलअप कर जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी गार्ड सेल्स की, जिसकी वजह से जो पोर है वो खुल जाएगा। और इसके ऑपोजिट में जब गार्ड सेल से वाटर निकल गया तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे, जिसकी वजह से अपर्चर जो है वो बंद हो जाता है, ये जो स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाता है। तो ये ओपनिंग जो है स्टोमेटल पोर की या क्लोजिंग जो है स्टोमेटल पोर की, ये किसकी वजह से है? गार्ड सेल्स की वजह से। और वो भी मेनली किसकी वजह से? जब वहाँ से वाटर गार्ड सेल्स में वाटर एंटर या एग्जिट करता है, वाटर गार्ड सेल्स में जाएगा तो गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर खुल जाएगा। और अगर गार्ड सेल से वाटर एलिमिनेट हो जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे और जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट्स में कौन से और रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स को कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए? तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो कि एक प्लांट को चाहिए एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए? तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट,
क्लोरोफिल है उसके पास अपना। देन अभी और कुछ मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं अपनी बॉडी बिल्डअप करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं, या न्यूट्रिएंट्स, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं तो मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, ये सब जो हैं प्लांट्स को चाहिए होते हैं। बाकी कुछ और अगर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए और डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट को कहाँ से मिलती है? एयर से, एटमॉस्फेयर से ले लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को। देन वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल से। सनलाइट इसको मिल जाती है सन से। देन मिनरल्स जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब कहाँ से इसको अवेलेबल होंगे? सॉइल से। तो यहाँ पे जो सबसे मेन एलिमेंट है दैट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यूज़ प्लांट कहाँ करता है? नाइट्रोजन का यूज़ जो है डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने में यूज़ होती है। प्रोटीन्स, एंजाइम्स, देन डीएनए, ये कुछ भी बनाना हो तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है प्लांट इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी है नाइट्रोजन की? इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। प्लांट्स जो हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज़ नहीं करता है, वो इसको आयनिक फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में यूज़ करता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में भी यूज़ करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में भी यूज़ करता है, जो कि किसने बनाए होते हैं? बैक्टीरिया ने। और बैक्टीरिया कौन सी यहाँ पे नाइट्रोजन का यूज़ करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, जिनका फर्दर कौन यूज़ करता है? प्लांट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिटोट्रॉफिक में। हमने डिस्कस कर लिया है हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि हमने बताया कि हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स दे कांट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। तो डिफरेंट हमने किए थे वहाँ पे, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। अब नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन के केस में।